इन लीवर फंक्शन टेस्ट, व्हाट इज़ इंडिकेशन ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि किसी भी लीवर डिसीज़ की स्क्रीनिंग के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आइडेंटिफाई नेचर ऑफ लीवर डिसीज़, जैसे कि वो हेपेटोसेलुलर डिसीज़ है या कि कोलेस्टेसिस है या फिर कोई इन्फिल्ट्रेटिव डिसीज़ है। उसके बाद अपन और क्या असेस कर सकते हैं, तो सीवियरिटी असेस करते हैं लीवर डिसीज़ की, या फिर प्रोग्नोसिस ऑफ लीवर डिसीज़ कैसा है ना, ये भी असेस अपन कर सकते हैं। उसके बाद अपन को यदि डिसीज़ का फॉलोअप करना है ना, तो भी अपन एलिवेटेड लीवर फंक्शन टेस्ट अपन कर सकते हैं। तो कुछ लिमिटेशन होते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के, जैसे कि एक होती है सेंसिटिविटी और एक स्पेसिफिसिटी क्या होती है इसकी कम होती है, क्योंकि नॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट भी आ सकते हैं भले ही वो लीवर सिरोसिस हो। एक चीज़ स्पेसिफिसिटी क्या हो सकती है कि इसका उल्टा हो सकता है ना, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट आ सकते हैं भले ही उसको लीवर डिसीज़ हो ना हो, ठीक है। यदि लीवर डिसीज नहीं है फिर भी उसको तुम्हारा एबनॉर्मल चीज़ आ रही है ना, मे भी तुम्हारा एबनॉर्मल डिसीज आ रही है, तो तुम्हारा इसलिए उसको बोलते हैं कि स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम होती है ना। इसलिए जो भी अपन टेस्ट लगा रहे हैं लीवर के लिए वो शुड भी सिलेक्टेड होनी चाहिए कि फालतू बर्डन नहीं आ जाए पेशेंट के ऊपर। दूसरा होता है कि यदि अपन हेपेटिक नॉन हेपेटिक कॉज देख रहे हैं ना, तो तुम्हारा जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है इसमें यदि बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो हीमोलाइसिस हो सकता है इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो सकती है, या फिर रिजॉर्प्शन ऑफ द लार्ज हेमाटोमा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं कि यदि तुम्हारा एमिनो ट्रांसफरेज का लेवल बढ़ रहा है तो ये तो मसल इंजरी हो सकती है, एल्कोहल एब्यूज हो सकता है, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद अपन आते हैं कि यदि सीरम एल्बुमिन फॉस्फेटेज बढ़ सकता है तो प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है या फिर बोन डिसीज में भी बढ़ सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं यदि अपन देखते हैं यदि एल्बुमिन का लेवल कम हो रहा है ना, मतलब कि नॉर्मली लीवर फंक्शन क्या है कि एल्बुमिन बनाता है लीवर, लेकिन यदि पेशेंट खाना ही नहीं खा रहा, प्रोटीन नहीं ले रहा, तो तुम्हारा लीवर तो कम, एल्बुमिन तो कम हो गई, प्रोटीन यूरिया हो रहा तो एल्बुमिन कम, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या फिर सीवियर इलनेस जो कि प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करवा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं कि कॉमनली जो अपन लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, तो एक होता है एलिन एमिनो ट्रांसफरेज जो कि तुम्हारे हेपेटिक सेलुलर इंजरी में करते हैं, दूसरा एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, तीसरा होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो कि अपन कोलेस्टेसिस के लिए करते हैं, उसके बाद सीरम एल्बुमिन जो होता है ये तुम्हारा क्या डिफेक्टिव तुम्हारा यदि कॉन्जुगेशन या फिर एक्सक्रीशन के लिए अपन कर सकते हैं। सीरम एल्बुमिन नॉर्मली सिंथेसिस कम होता है, इसके लिए भी अपन लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट कौन से होते हैं, तो सबसे पहले अपन एक्सक्रीटरी फंक्शन यदि देख रहे हैं तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि बिलिरुबिन सीरम और यूरिन में कितना आ रहा है, या फिर यूरी बिलिरोजन सीरम और यूरिन में कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे यदि मेटाबॉलिक फंक्शन अपन कर सकते हैं, तो जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं ना, जितने भी मोटे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हो सकते हैं, प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन एजी रेस हो गई, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम ब्लड अमोनिया लेवल हो सकता है, ये सारी चीज़ें अपन किस में देख सकते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में देख सकते हैं। हेपेटिक इंजरी की बात करो तो लीवर एंजाइम तुम्हारा स्टडी कैसे कर सकते हैं, ALT AST है ना, एल्कलाइन फॉस्फेट GGT या फिर 5-ND हो सकते हैं। उसके बाद यदि क्लियरेंस देखना है ना, तो लीवर मतलब किसी चीज़ का क्लियरेंस कैसे कर सकता है, इसके लिए अपन एक टेस्ट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं BST, है ना, आगे पढ़ेंगे अपन कि BST क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सीरम बिलिरुबिन की बात करो तो नॉर्मल लेवल कितना होता है, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। दो टाइप का होता है, एक तो अनकॉन्जुगेटेड हो सकता है तुम्हारा, और कॉन्जुगेटेड हो सकता है। तो पहले अपन अनकॉन्जुगेटेड देखते हैं, तो इनडायरेक्ट इसको बोल सकते हैं। 90% लेवल 90% तुम्हारा कौन सा होता है, अनकॉन्जुगेटेड ही होता है। तो ये क्या करता है, जो कि एल्बुमिन से टाइटली बॉन्ड होता है, इसलिए वाटर इनसॉल्युबल होता है क्योंकि एक्सक्रीट नहीं हो पाता, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा कौन सा, कि कॉन्जुगेटेड होता है, जो कि तुम्हारा वीकली बॉन्ड होता है किसी एल्बुमिन से, जिसके कारण ये वाटर में कैसा होता है, सोल्युबल होता है, 10% ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, और रैपिड सिक्रीशन होता है इनटू बाइल में, ठीक है। और तुम्हारे इसलिए क्योंकि बाइल में तुम्हारा आता है, इसके कारण तुम्हारा गट के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन होता है, उसको बोलते हैं बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड, बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, या फिर डेल्टा बिलिरुबिन नॉर्मली सर्कुलेशन में होता नहीं है, लेकिन यदि मिल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है एबनॉर्मलिटी है। तो यदि इंक्रीज बिलिरुबिन तुमको बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोलेस्टेसिस पेशेंट हो सकता है। अब उसके बाद आते हैं कि बिलिरुबिन यदि अल्टर्ड हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपोजर जो मतलब कि जो भी लाइट है वो किसको अल्टर कर सकती है, बिलिरुबिन की प्रॉपर्टी को, इसलिए अपन उसको डार्क बॉटल में अपन रखते हैं। तो मैटर जो एस्टिमेशन होती है सीरम बिलिरुबिन की, तो डाई एजो मेथड में अपन टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट, जिससे अपन इनडायरेक्ट बिलिरुबिन निकाल सकते हैं। देखो, तो डायरेक्ट बिलिरुबिन की बात करो तो डायरेक्ट में तुम्हारा क्या होता है, तो डायरेक्ट में तुम्हारा क्या होता है कि यदि मोर देन जो 50% टोटल बिलिरुबिन का तुम्हारा डायरेक्ट ही होता है, ठीक है। तो किस किस कंडीशन में बढ़ सकता है, पोस्ट हेपेटिक टाइप ऑफ जॉन्डिस में बढ़ सकता है। उसके बाद इनडायरेक्ट तुम्हारा कम ही होता है, लेस देन 15% ही होता है, और हेमोलिसिस गिलबर्ट सिंड्रोम और क्लिगलर नाडर सिंड्रोम में अपने को बढ़ सकता है, ठीक है। दूसरा होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक डिसीज होती है, एक डिसीज और एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक मेथड होती है जिसमें कि अपन क्या कर सकते हैं कि जो कि न्यू बॉर्न पेशेंट है ना, न्यू बॉर्न बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, जो कि 3 महीने से कम है, इसमें अपन के टोटल सीरम बिलिरुबिन निकालते हैं, और क्या करते हैं कि नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि जो
कंसंट्रेशन ऑफ सीरम बिल्डुबिन आई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, जितने भी तुम्हारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की क्या है एब्जॉर्बेंस है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। नॉर्मली अपन जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसके लिए करते हैं कितना 454 नैनोमीटर का होता है, 454 नैनोमीटर का होता है। यूरोबिलिनोजन की बात करो तो यूरिन टेस्ट जो है बिल्डुबिन के लिए कर सकते हैं और यूरोबिलिनोजन का करते हैं। तो हीमोलिटिक जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो हीमोलिटिक जॉन्डिस में तुम्हारा यूरिन बिल्डुबिन तुम्हारा एब्सेंट होता है, लेकिन तुम्हारा हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव इन दोनों कंडीशन प्रेजेंट होता है। यूरोबिलिनोजन की बात करो, हीमोलिटिक जॉन्डिस में तुम्हारा एब्सेंट होता है और हेपेटोसेलुलर और तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में तुम्हारा इन दोनों में इंक्रीज होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, उसको आते हैं नॉर्मली क्या होता है कि यदि बिल्डुबिन यूरिन में आया तो आपको पता है कि कॉन्जुगेटेड हाइपर बिल्डुबिन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हेमोलिटिक जॉन्डिस में तुम्हारा कौन सा अनकॉन्जुगेट बढ़ता है क्योंकि तुम्हारा कॉन्जुगेट हो नहीं पाता है। ठीक है, उसके बाद है क्लिनिकल लैब फाइंडिंग इन तुम्हारा बिलीरुबिन्यूरिया। यदि यूरिन से तुम्हारा बिलीरुबिन आ सकता है तो जॉन्डिस पेशेंट को हो सकता है, तब आ सकता है। उसका यूरिन कलर तुम्हारी डार्क येलो या फिर येलो फॉर्म में हो सकता है। ठीक, उसके बाद सीरम कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन तुम्हारा उसमें बढ़ सकता है। प्रोटीन की बात करो तो नॉर्मली क्या होता है कि लीवर क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो नॉर्मली सारे प्रोटीन कहाँ लीवर में ही मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लेकिन जो गामा ग्लोबुलिन है वो कहाँ प्लाज्मा में सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन से 5 याद रखना। तो जो नॉर्मल टोटल सीरम प्रोटीन होता है कितना है 5.5 से 8.0 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। एल्बुमिन तुम्हारा कितना होता है 3.5 से 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर, 60% ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन का होता है। टेस्ट कौन कौन से कर सकते हैं, टोटल सीरम प्रोटीन कर सकते हैं, सीरम एल्बुमिन कर सकते हैं, एल्बुमिन एजी रेशो कर सकते हैं और सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं टोटल सीरम प्रोटीन जो होता है ये एस्टिमेशन करते हैं। एक तुम्हारा मेथड होता है रिफ्रैक्टोमीटर और दूसरा तुम्हारा बायोरेट मेथड। उसके बाद तुम्हारा जो टोटल सीरम प्रोटीन होता है ये कैसे अफेक्ट हो सकता है, एल्बुमिन और तुम्हारा गामा ग्लोबिन दोनों से अफेक्टेड होता है। देखो सीरोसिस की बात करें तो एल्बुमिन तो कम हो रहा है, साथ में तुम्हारा गामा ग्लोबिन कंपनसेटिव बढ़ जाता है, इसलिए तुम्हारा टोटल प्रोटीन करने का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, उसके बाद सीरम एल्बुमिन आता है जो 60% ऑफ टोटल प्रोटीन का तुम्हारा सीरम एल्बुमिन होता है, टी हाफ इसका 20 डे होता है। ठीक है, तो यदि बोलो कि यदि एक्यूट लिवर डिसीज है ना, तो जो सीरम एल्बुमिन का लेवल बहुत ही कम मतलब चेंज होता है, ऐसे नहीं चेंज होता वो। उसके बाद आप देख सीरम एल्बुमिन में देखते हैं तो होता किसमें कम होता है किसमें है कि तो नॉर्मल यदि किसी क्रोनिक लिवर डिसीज से हो सकता है ना, इसलिए अपन बोलते हैं कि हेपेटोसाइट जो एल्बुमिन को बना रही हैं यदि उसमें लिवर सिरोसिस हुआ तो कम बनाएंगी, इसलिए इसको बोलते हैं कोरिलेट विद सिंथेटिक कैपेसिटी है ना, सिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द हेपेटोसाइट की अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और तुम्हारा जो भी लिवर सिरोसिस का प्रोग्रेशन है उसको भी अपन एसेस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऑल्सो फॉलो इन कोरिलेट विद सीवियरिटी ऑफ एसाइटिस। ठीक है, सीवियरिटी ऑफ एसाइटिस को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है कि यदि इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो इन सिरोसिस या फिर कोई ये तुम्हारे क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, तो गामा ग्लोबुलिन तुम्हारा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इन दोनों कंडीशन में इन्फ्लामेशन भी मिल सकता है। ठीक है, तो यदि एल्बुमिन तुम्हारा कम हुआ है ना, दूसरा तुम्हारा गामा ग्लोबिन बढ़ गया तो एजी रेशो तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनल होता है, एल्बुमिन ग्लोबिन रेशो तुम्हारा रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं कि यदि तुम्हारा सीरम में एल्बुमिन कम हो सकता है तो यदि इंटेक ले रहे हो कम या फिर सिंथेसिस तुम्हारा कम है ना, या फिर बोल सकते हैं ये तुम्हारा कैटाबोलिज्म बहुत ज़्यादा होगा, ये तुम्हारा लॉस बहुत ज़्यादा, या फिर तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम तुम्हारा इंक्रीज होगा जैसे कि प्रेगनेंसी और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में होता है। ठीक है, तो यदि बोलने की सीरम एल्बुमिन बहुत स्पेसिफिक है तो ऐसा नहीं है ना, तो स्पेसिफिक तो ज़्यादा नहीं है लेकिन क्या सेंसिटिव ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि दूसरी अदर लीवर डिसीज़ भी होती है ना, मतलब कि लीवर डिसीज़ के अलावा भी कई सारी डिसीज़ ऐसी होती है इसमें कि तुम्हारा सीरम एल्बुमिन तुम्हारा कम हो सकता है। ओके, उसके बाद आते हैं देख सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, नॉर्मली सिरोसिस यदि है किसी कंडीशन को तो एल्बुमिन तुम्हारा रिड्यूस हो सकता है, लेकिन तुम्हारा आईजीजी और आईजी इन कंडीशन में बढ़ सकते हैं। तो अपने को मिलती क्या है गामा बीटा गामा ब्रिजिंग मिलती है। और अदर कंडीशन क्या हो सकती है कि प्राइमरी जैसे बिलियरी सिरोसिस हो गया, इसमें आईजीएम बढ़ती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी अल्फा ग्लोबुलिन बेस्ड रिड्यूस होता है, उसका क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस इसमें आईजी इलेक्ट हो सकते हैं। सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो देख जो नॉर्मल पैटर्न होता है इसको याद रखना, एल्बुमिन अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा गामा नेगेटिव में, तो पॉजिटिव से यदि अपन नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा एल्बुमिन अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा गामा, याद कैसे रखोगे एल्बुमिन अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा और गामा है ना। उसके बाद आते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर में देखते हैं तो वही एल्बुमिन अल्फा 1 अल्फा 2 इसमें तुमको कौन सी ब्रिजिंग मिल रही है, ये ब्रिजिंग मिल रही है ना, ये अपन इधर देखते हैं तो बीटा और गामा ब्रिजिंग मिलती है, तुम्हारा ये बीटा और गामा ब्रिजिंग अपने देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, तो इधर अल्फा वाला एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद आते हैं यदि कोई प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं अपन, तो नॉर्मली प्रोथ्रोम्बिन हेपेटोसेलुलर डिसीज में अपन ये ध्यान रखना कि 2, 7, 9, 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में डिफिशिएंट हो सकता है। तो यदि तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ रहा है तो ये ध्यान रखना कि हेपेटोसेलुलर डिसीज हो सकती है या फिर तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। इसलिए पेशेंट को अपने विटामिन के दिया, विटामिन के दिया, विटामिन के का काम क्या हो सकता है कि वह विटामिन के लीवर में जाकर प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन यदि हेपेटोसेलुलर डिसीज हुई तो तुम्हारा जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो करेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, जबकि तुम्हारा यदि करेक्ट हो गया तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। सेम कंडीशन इसमें ही हो सकती है कि यदि प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा है ना तो हेपेटोसेलुलर डिसीज हो सकती है या फिर एक्यूट परमानेंट लीवर फेलियर हो सकता है। बट इस कंडीशन में यदि अपन ने विटामिन के दिया तो वो यदि करेक्टेड हुआ मतलब क्या हो सकता है,
तो क्या है, यदि करेक्टेड हुआ तो तुम्हारा क्या हो सकता है कि ये तुम्हारा एक्यूट फुलमिनेंट फेलियर हो सकता है, ये तुम्हारा करेक्टेड हुआ। यदि करेक्टेड नहीं हुआ तो कोई डिसीज है, हेपेटोसेलुलर डिसीज, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट में ब्लड अमोनिया। तो नॉर्मली जीआईटी में अमोनिया जो नाइट्रोजन कंटेनिंग अपन फूड्स बैक्टीरिया उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और अमोनिया कुल मिला के जाके यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, कहाँ, लीवर में, ओके, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। उसके बाद आते हैं अमोनिया बढ़ने के कारण कौन कौन से सकते हैं, तो वही फल्मिनेंट हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गई, रे सिंड्रोम हो गया, सेंटिंग पोर्टल ब्लड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, और तुम्हारा जीआई हेमरेज हो गया। उसके बाद लीवर एंजाइम की बात करो तो सीरम एंजाइम जो तुम्हारे होते हैं कि यदि हेपेटोसाइट का कोई डैमेज हुआ तो ये तुम्हारा लीवर से बाहर आ जाए तो सर्कुलेशन में अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो जो तुम्हारा लीवर में जो एंजाइम करते हैं, एक AST SGOT, ALT SGPT, ALP गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज और 5-ANT अपन देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कंडीशन होते कहाँ कहाँ पे एंजाइम। तो तुम्हारा ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो अमीनो ट्रांसफरेज है ना, अमीनो ट्रांसफरेज हो गया, या फिर तुम लैक्टेट डिहाइड्रोजन, ये तुम्हारे कहाँ हो सकता है, तुम्हारे ये दोनों कहाँ हो सकते हैं, ये तुम्हारे न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा जो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एस्पार्टेड एमिनो ट्रांसफर हो सकता है, ये है वेसाइकल्स, और ये है तुम्हारी कैनालिकुली, ठीक है, ये दोनों तुम्हारी कैनालिकुली है। तो कैनालिकुली में कौन सा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज हो सकता है, या फिर तुम्हारा गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज भी हो सकता है। सीरम एमिनो ट्रांसफरेज की बात करें तो बहुत ही सेंसिटिव मार्कर है किसका, एक्यूट हेपेटोसेलुलर, यदि किसी को इंजरी हो रही है, ठीक है। तो इन चीज़ में अपन देखते हैं कि कुल मिला के एमिनो ट्रांसफरेज है ना, चाहे वो एल्कलाइन हो चाहे एस्पार्टेट हो, तो इसमें तुम्हारा साइटोसोलिक एंजाइम है, जबकि साइटोसोल के साथ तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी तुमको देखने को मिल जाता है। यदि दोनों एंजाइम यदि बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ, मतलब 15 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस टॉक्सिन इंड्यूस, या फिर तुम्हारा सेंट्रीलोबर नेक्रोसिस हो सकती है, या फिर इस्चीमिया हो सकता है, ठीक है। यदि मॉडरेट एलिवेटेड, मतलब ज़्यादा नहीं है, 5 से 15 टाइम ही बढ़ा हुआ है, तो क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकती है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकती है, एल्कोहलिक एक्यूट बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हो सकती है। माइल्ड एलिवेशन है, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 से 3 गुना ही बढ़ा है, तो बस वही नॉन एल्कोहलिक स्टेटोसिस हो सकती है, सिरोसिस, और तुम्हारा कोलेस्टेसिस हो सकती है। उसके बाद आते हैं कि यदि 500 यूनिट पर ml से ज़्यादा पड़ा हुआ है, मतलब हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, यदि 200 यूनिट से कम है, मतलब कि कोलेस्टेटिक जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। अब AST ALT का रेशो अपन देखते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली कितना था, 0.7 से 1.5 होता है, लेकिन यदि मोर देन 2.0 से बढ़ गया तो एक्यूट, मतलब कि एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगी, यदि लेस देन 1.0 है तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। ALT और AST ये दोनों तुम्हारा क्या कहाँ एलिवेट हो सकते हैं, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में। नॉर्मली क्या होता है, जॉन्डिस आने के पहले ही तुम्हारे बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसलिए अच्छे मार्कर होते हैं दोनों। और यदि 6 महीने के ऊपर भी बढ़े हुए हैं, ALT और AST बढ़े हुए हैं, तो उसको अपन इंडिकेट करते हैं कि क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, यदि मैसिव लीवर नेक्रोसिस, यदि लीवर की बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस होती है, तो एमिनो ट्रांसफरेज का लेवल जो होता है तुम्हारा क्या हो सकता है, एमिनो ट्रांसफरेज लेवल तुम्हारा गामा ग्लूटामाइल एमिनो ट्रांसफरेज जो लेवल है तुम्हारा धीरे धीरे क्या होता है, कम हो सकता है, यदि बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस होगी, क्योंकि सेल्स ही नहीं बचे। तो क्या होता है, तो अपन नॉर्मली ये सोच सकते हैं कि भाई यदि देख एंजाइम का लेवल वापस से सही हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, मतलब सही हो रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि रिकवरी फेज में हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि, क्योंकि मैसिव नेक्रोसिस तो भी तुम्हारा वो क्या हो सकते हैं कि कम हो सकते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात करें तो कहाँ कहाँ, लीवर, बोन्स, इंटेस्टाइन, किडनी और प्लेसेंटा प्रेजेंट है। लीवर डिसीज में अपन देखते हैं कि ये तुम्हारा ALP GGT 5-ANT है ना, कैनालिकुलर सरफेस और हेपेटोसाइट तुम्हारा। इन कोलेस्टेसिस की बातें, एक्यूमुलेट बाइल एसिड डिजॉल्व किस में हो सकता है, कैनालिकुलर में। तो देखो कंफ्यूज होना मत हो इधर पे। इन लीवर में तुम्हारा क्या होता है, एल्कलाइन फॉस्फेट, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज और 5-ANT, ये तुम्हारी कहाँ पे, मतलब ये होते हैं कैनालिकुलर सरफेस ऑफ हेपेटोसाइट, जो हेपेटोसाइट सेल्स की कैनालिकुलर सरफेस वहाँ पे होते हैं। लेकिन तुम्हारा कोलेस्टेसिस में क्या होता है कि बाइल एसिड का एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, इसलिए इसके कारण यदि बाइल एसिड किसको डिजोल्व कर देते हैं, कैनालिकुलर को डिजोल्व हो जाते हैं ना। जो हेपेटोसाइट्स की मतलब कैनालिकुलर ये डिजॉल्व हो जाती हैं, जिसके कारण जो ब्लड में तुम्हारे एंजाइम बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ब्लड में एंजाइम है, इसलिए डिसीज दैट मेन इफेक्ट हेपेटोसाइट तुम्हारा, यदि ऐसी डिसीज जो कि मेनली हेपेटोसाइट सेल्स को ही इफेक्ट करती है, उसमें तुम्हारा एल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल बड़ा होता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि यदि इंक्रीज एल्कलाइन फॉस्फेटेज हो तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो यदि हेपेटोसेलुलर डिसीज कौन सकती है, कोलेस्टेटिस टाइप की जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, उसमें बाइल एसिड ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, प्राइमरी बाइल एसिड हो सकती है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस और इन्फिल्ट्रेटिव डिसीज, तुम्हारा डिसीज ऑफ बोन तुम्हारा इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी हो सकती है, और तुम्हारा प्लेसेंटा हो सकता है, ठीक है। कोलेस्टेसिस और स्टैग्नेशन, कोलेस्टेसिस का मतलब ये होता है कि स्टैग्नेशन है ना, तो बाइल एसिड इंक्रीज होगा, या फिर जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है, कैनालिकुलर को डिस्ट्रॉय कर देता है। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज किस किस में बढ़ जाता है, तो दारू पियो, मतलब एल्कोहलिज्म हो गया, कोलेस्टेसिस, या फिर रिकवरी ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस। 5-ANT की बात करो, जो 5-ANT होता है नॉर्मली तुम्हारा डिसाइडिंग एंजाइम है,
वेदर जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा है तो लीवर डिसीज़ के कारण बढ़ा या फिर तुम्हारा ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इसके कारण तो नहीं बढ़ा। तो जो क्लियरेंस टेस्ट होता है ना, क्लियरेंस टेस्ट अपन होता है, क्या करते हैं उसके एक डाई होती है जिसको अपन बोलते हैं बीएसपी, है ना। बीएसपी जो डाई होती है ये क्या करती है, बीएसपी अपन ने डाई किसको ब्लड में दे दिया, हमें ब्लड में दे दिया, यदि यदि रिटेन कर रही है मोर देन 50% से ज़्यादा, कितने 45 मिनट में, मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारा किसमें एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट है। तो दो कंडीशन हो सकती हैं कि यदि जो अपन ने जैसे ही बीएसपी दिया है ना, बीएसपी एक डाई जैसे ही अपन ने दिया तो 2 घंटे में मैक्सिमम हो रही है, 2 घंटे में पीक हो रही है, और जो नॉर्मल हो रही है वो धीरे धीरे वो 45 मिनट में, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको किसमें बढ़ने में। तो डुबिन में देर में पीक आती है, ठीक है, ज़्यादा डुबिन में देर में पीक आती है। तो डुबिन में तुम्हारा देर में पीक आई और नॉर्मल वैल्यू 45 मिनट में हुई। लेकिन जो हमारा जो रोटर सिंड्रोम होता है, रोटर सिंड्रोम में जो पीक होती है जल्दी आ जाती है ना, हायर 45 मिनट में आ जाती है, जबकि लो लेवल के इसमें 2 घंटे में आता है, ठीक है। इधर इंटरप्रिटेशन की बात करो तो स्टेप वाइज अप्रोच करते कंसिडर लैब टेस्ट में। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ लीवर डिसीज, हिस्ट्री फिजिकल एग्जाम से एलएफटी करवाना पड़ेगा, नेचर ऑफ लीवर डिसीज देना पड़ेगा, विद हेपेटोसेलुलर इंजरी या फिर कोलेस्ट टेस्ट से। उसके बाद स्पेसिफिक कॉज तुम्हारा लीवर डिसीज हो सकते हैं, असेसमेंट ऑफ सीवियरिटी ऑफ द लीवर डिसीज, लीवर देखो उसके बाद लीवर डिसीज में एक हेपेटोसेलुलर डिसीज होती है और तुम्हारा दूसरा होता है कोलेस्टेसिस होता है। तो प्राइमरी एबनॉर्मल इज तुम्हारा लीवर सेल नेक्रोसिस हो सकती है, प्राइमरी एबनॉर्मलिटी इन द इम्पेयरमेंट ऑफ बाइल फ्लो हो सकता है। उसके बाद आते हैं टिपिकल एलएफटी जो प्रोफाइल इन तुम्हारे हेपेटोसेलुलर डिसीज में आते हैं, तो मार्क एलिवेटेड एएसटी एएलटी यूजुअली तुम्हारा मोर देन 500 इंटरनेशनल, उसका माइल्ड इंक्रीज ऑफ द एल्कलाइन फॉस्फेटेज और हाइपर बिलिरुबिन प्रेजेंट इन द बोथ कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड में, ठीक है। अब आते हैं जो अलग अलग कॉज सकते हैं जिसमें कि अमीनो ट्रांसफर बढ़ सकते हैं। तो वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है ए बी सी और ये हो सकता है, एल्कोहलिक लीवर डिसीज हो सकती है, नॉन एल्कोहलिक स्टेटस हेपेटाइटिस हो सकता है, उसके बाद ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, हीमोक्रोमेटस और विल्सन डिसीज हो सकते हैं, इन सब में होता है। उसके बाद अब आते हैं इवेल्युएटिव एक्यूट हेपेटोसेलुलर इंजरी यदि हुई, हिस्ट्री ले पेशेंट को जॉइंटिस और तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है उसको एक्यूट इलनेस के। तो यदि अमीनो ट्रांसफरेज बढ़ रहा है कितना 300 यूनिट ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसको एक्यूट हेपेटिक इंजरी हो सकती है। तो अपन को ये मतलब रूल आउट करना है कहीं वायरल के कारण तो नहीं हो सकता हेपेटाइटिस। तो यदि IgM एंटी एच ए भी बढ़ा है मतलब एक्यूट हेपेटाइटिस है, यदि तुम्हारा IgM एंटी HBC एच बढ़ा है तो एक्यूट हेपेटाइटिस भी, यदि एंटी HBC एच भी बढ़ा है तो एक्यूट हेपेटाइटिस। टॉक्सिक और हमारे इस्केमिक इंजरी में 3000 यूनिट से ज़्यादा होता है, उसको ड्रग इंड्यूस हुआ तो हिस्ट्री मतलब वायरल की तो हिस्ट्री होती नहीं ना। उसके बाद अपन आते हैं जो टिपिकल एलएफटी प्रोफाइल इन तुम्हारे कोलेस्टेटिक जॉइंटिस की बात करो तो ALP बढ़ा होता है 3 गुना, एलिवेटेड GGT 520 होती है, सारी चीज़ें तुम्हारी बढ़ी हुई होती हैं कि एनो बढ़ गया, LDHT और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ गया। उनको आता है डिफरेंशियल ऑफ कॉज ऑफ रेज्ड सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो डिफरेंशिएशन तो प्राइमरी बिलियरी सर्विस, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेस्टेसिस या एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में सब में अपने को बढ़ावा मिलता है। अब आते हैं एक फ्लो चार्ट है जिसमें कि अपन देखते हैं यदि एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है तो अपन को नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, तो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज करना पड़ेगा। यदि अपन ने देखा कि बढ़ा है मतलब कंडीशन ख़राब है, यदि नॉर्मल है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो यदि बढ़ा है मतलब ये हुआ कि हेपेटिक कॉज हो सकते हैं, है ना, इसलिए अपन क्या इमेजिंग स्टडी करवाएंगे, एब्डोमिनल USG CT स्कैन करवाया अपन ने। तो USG CT स्कैन में अपन को यदि बाइल डक्ट का क्या डायलिटेशन मिला तो अपन क्या करें एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस हो सकता है। इसके लिए अपन क्या करवाएंगे एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रियाटोग्राफी करवाएंगे। तो उसमें अपने को ये तो कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियाज मिल सकता है या फिर स्टोन एंड CBD हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि कोई डायलिटेशन अपन को नहीं मिल सकता, कोई इंट्राहेपेटिक कॉज हो सकता है, जैसे कोई लीवर मास हो सकता है ना, FNAC में करवा सकते हैं अपन उसके लिए देखने की प्राइमरी सेकेंडरी लीवर डिसीज तुम्हारी है। उसके बाद डिफ्यूज लीवर डिसीज तुम्हारी है तो लीवर बायोप्सी करवा लो, है ना। इनफिल्ट्रेटेड लीवर डिसीज ये प्राइमरी बायोप्सी सर्विस देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट होता है चाइल्ड टर्कोट पुक ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें कौन कौन सी कंडीशन कौन कौन से पैरामीटर होते हैं वो ध्यान रखना, सीरम बिलिरुबिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, एसाइटिस और तुम्हारा इंसेफेलोपैथी। बट इसमें ग्रेड ध्यान रखना कि यदि स्कोर 5 से 6 हुआ तो एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है, लेकिन यदि स्कोर तुम्हारा 7 से 9 हो तो इंटरमीडिएट और तुम्हारा यदि 10 से ज़्यादा है तो पुअर प्रोग्नोसिस है। ओके, थैंक यू।